अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुशामदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा। राइटर अबीरा हसन। हमारी नॉवेल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है आगे रीड करने में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी नॉवेल। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताएंगे मुझे तो पता चलेगा। आप लोग नॉवेल रीड कीजिए, सुनिए और खूब इंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नॉवेल की जानिब। पापा, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। आयशा खाना खाते हुए बड़े रिलैक्स अंदाज में जोहेब मुराद से बोली थी। इस वक्त डिनर टेबल पर सफ़ीन के अलावा सब लोग मौजूद थे और कोई भी उसके लहजे से समझ नहीं सका था कि आया उसने जोहेब साहब से जाने की इजाज़त ली थी या नहीं। अपने जाने का बताया। जैद साहब ने खाने से हाथ रोककर गौर से आयशा का चेहरा देखा। हाला ने भी एक शिकायती नज़र बेटी पर डाली, जबकि सनम और महरूसा भी उसके इस तरह अचानक से बोलने पर हैरान हो गई थी। जबकि रूहा और उस्मान एक पल को चौंकने के बाद फिर खामोशी से खाना खाने लगे थे। क्यों बच्चे, आप क्या करोगी पाकिस्तान जाकर? और घर में इस वक्त कितनी टेंशन है, आप सब जानती हो, फिर भी ऐसे वक्त में पाकिस्तान जाना चाह रही हो। इस वक्त पापा को परेशान मत करो आयशा, जोहेब साहब ने नरमी से उसे समझाया, जबकि वो जानते थे कि आयशा ने अगर कह दिया तब उसे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। मगर फिर भी वो अपने तौर पर एक कोशिश करना चाहते थे। आई नो पापा, मगर वहाँ नबीला की शादी है। नबीला बड़े मामू की सबसे बड़ी बेटी है। जब मैं पाकिस्तान में नानी के पास थी उस वक्त नानी की सिवा सिर्फ नबीला ही मेरी हमदर्द थी। वहाँ अक्सर मेरी मनहूसियत की वजह से वहाँ मुझे ताने और पिटाई पड़ती थी, तो मामी लोग मुझे भूखा प्यासा अकेले कमरे में बंद कर देती थी। तब यही नबीला सबसे छुपकर मेरे लिए खाना लाती थी। वो मेरे बुरे वक्त की साथी है पापा। बिना किसी गर्ज के उसने अपनी दोस्ती निभाई। जब ज़िंदगी मेरे लिए तंग कर दी गई थी तब भी वो मुझसे ताल्लुक़ रखे हुए थी, और तब से मेरे यहाँ आने के बाद तक मेरा उससे राब्ता है। उसने मुझे स्पेशली बुलाया है अपनी शादी पर। ऐसे वक्त में सफ़ीन को छोड़कर मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। वो जोहेब मुराद को वजाहत देती हुई बोली थी। आज पहली बार उसने जैद साहब के सामने अपने बचपन से मुतालिक कोई बात की थी, लेकिन पहले वो कहती भी कैसे? उससे पहले 9 साल के अरसे में वो उनके सामने आई भी तो नहीं थी। जैद मुराद ने रिश्तों के मामले में पूरी ज़िंदगी बस खसारा ही तो कमाया था। उसकी बातें सुनते जैद साहब के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो सब ठीक है आयशा, मगर ऐसे वक्त में कैसे आपको भेज दूँ बच्चे? मैं या हाला आपके साथ चलते तो कोई बात नहीं थी, मगर हम सफ़ीन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और इस वक्त आपने खुद उसकी हालत देखी हुई है, वो कहीं आने जाने की पोजीशन में नहीं है, तो आप कैसे जाएगी? एंड सॉरी, अगर आप सनम और महरूसा को ले जाना चाहती है तब भी मैं आप तीनों को अकेले नहीं भेजूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे फ़िक्र लगी रहेगी आप लोगों की। जोहेब साहब सफ़ीन के साथ हुए हादसे से बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए उसके जाने से बिल्कुल खिलाफ थे। और हाला भी उन्हें नहीं चाहती थी कि आयशा इस वक्त पाकिस्तान जाए, मगर उसकी बातें सुनकर वो मसलहतन खामोश हो गई थी। सनम और महरूसा को तो मैं खुद भी साथ लेकर नहीं जाऊंगी। इस वक्त सफ़ीन को उन दोनों की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं अकेली भी नहीं जाऊंगी। मतलब बताए फिर क्या हल है इस मसले का आपके पास? आयशा ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। सीधा सा हल है पापा, आप रोहा और उस्मान को मेरे साथ भेज दे, सिंपल। आयशा ने चुटकी बजाते हुए हल सामने पेश कर दिया था। जोहेब साहब के तने हुए नकोश जरा ढीले पड़े। हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता था। जबकि रूहा और उस्मान अपने जाने का सुनकर उछल पड़े। हम नहीं जाएंगे तुम्हारा साथ आयशा, तुम वहाँ भी हमको चैन नसीब नहीं होने दोगी। तौबा तौबा, इतना तो हाथ खुला है तुम्हारा। हर किसी को मारने लगती हो, वहाँ किसी को मार पीट डाला तो पाकिस्तान का पुलिस पकड़कर जेल खाना में बंद कर देगी। इस बड़ापे में हमको तुम जेल खानों की शक्ल दिखाओगी? रूहा ने अपनी अरबी लहजे में बोलते हुए फौरन कानों का हाथ लगाकर तौबा की थी, जबकि उस्मान भी सख्त परेशान हो गया था। आयशा जैसी चीज़ को संभालना कम से कम उसके बस की बात नहीं थी। ओह रोहा, मैं वहाँ मार धाड़ करने नहीं जा रही, शादी में जा रही हूँ, और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पापा, मैं रूहा को लेकर जाऊँगी, आप उनकी अच्छी तरह तसल्ली करवा दें। अपनी गारंटी मैं आपको देती हूँ, मैं वहाँ किसी को कुछ नहीं कहूँगी। इट्स आ प्रॉमिस। जोहेब साहब से कहती हुई वो कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई और डाइनिंग रूम से निकलती चली गई। उसने अपनी तरफ से जोहेब साहब को मुतमईन कर दिया था। अब उसके जाने से लेकर रोहा और उस्मान को मनाने तक का काम उन्हीं को अंजाम देना था। जोहेब साहब ने नफीम सा हिलाते हुए रोहा को बेबस नज़रों से देखा। रोहा प्लीज़, आपको पता है वो नहीं मानेगी। जब उसने कह दिया तो वो ज़रूर जाएगी, तो प्लीज़ मान जाए ना। उस्मान, तुम ही कुछ बोलो। जोहेब साहब ने खामोश बैठे उस्मान से कहा। ओके सर, हम लोग चलेंगे।
यू डोंट वरी, रोहा को मैं समझा दूंगा। उस्मान ने जोहेब साहब को मना नहीं किया था। रोहा ने गुस्से से ज़रा कुछ बड़बड़ा कर अपना रुख मोड़ लिया। उस्मान उनके नाराज़ चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। खाने के बाद हाला, सनम, महरूसा, उस्मान, रोहा सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर अपने अपने रूम्स में चले गए थे। अब जोहेब साहब भी कुछ रिलैक्स हो गए थे। तभी उन्होंने अपने पास बैठे ज़ैद मुराद को देखा था, जो कब से ऐसे ही सर झुकाए खामोश बैठे थे। भाईजान क्या सोच रहे, और क्या मैं आयशा को पाकिस्तान भेज दूँ? आपको तो कोई एतराज़ नहीं है? जोहेब ने अपना हाथ ज़ैद साहब के हाथ पर रखते हुए पूछा, जिन्होंने चौंक कर जोहेब मुराद को देखा था। जोहेब, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ? मैं आज तक उसके लिए क्या ही किया है? तुमने और हाला ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। उसके मुतालिक कोई भी फैसला लेना ना लेना तुम्हारी और हाला की जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ नाम के लिए उसका बाप हूँ। बाप का असल रिश्ता तो तुमने निभाया है। एक बार को महरूसा के लिए किसी भी बात पर तुम मुझसे मशवरा कर सकते हो, मगर आयशा के लिए नहीं, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उसके मुतालिक लिए गए तुम्हारे किसी फैसले में भी एतराज़ कर सकूँ। ज़ैद साहब ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। जोहेब साहब उनकी बात सुनकर खामोश हो गए थे। वो भाई की हालत जानते थे, इसलिए इस वक्त उनका कुछ ना कहना ही ठीक था। चले फिर सोने चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। जोहेब साहब कुर्सी खिसका कर उठते हुए बोले। जोहेब, तुमने किसी डिटेक्टिव को हायर किया? ज़ैद मुराद ने जोहेब मुराद से पूछा। नहीं भाईजान, मैं अभी सफ़ीन के थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने का वेट कर रहा हूँ। वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है, उसे थोड़ा संभल जाने दे, तभी मैं आगे के लिए कोई लाहे अमल सोचूंगा। जोहेब मुराद पज़मर्दगी से कहा। तो ज़ैद साहब ने भी मज़ीद कोई बात नहीं की और दोनों एक दूसरे को शब बखैर कहते हुए सोने चले गए। तुम बिन जिया जाए कैसे, क्या जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। हलीमा बेगम आयशा को लेकर पड़ोस में गई थी और आरफा बाहर रेडियो ऑन करके सहन में कपड़े धोने का काम निपटा रही थी। उसकी आदत थी वो काम करते हुए म्यूज़िक लगा लेती थी। अभी हलीमा बी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वो रेडियो लगाकर मज़े से मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। माही अंदर कमरे में और ऊपर वाली भाभी से बात कर रही थी। बाहर बरामदे में बजते रेडियो से गाने की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। गाने के बोलों पर भाभी की किसी बात पर माही के मुस्कुराते लब एकदम खामोश हो गए। मगनिया की आंसुओं की और दर्द में डूबी आवाज़ ने जैसे उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो तो हित कर चुकी थी खुद से कि उस संग दिल को याद नहीं करेगी, मगर ये कैसी सदा थी, ये कैसी पुकार थी जो गाने के बोलों के साथ उसके दिल से उठ रही थी। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। माही ने सख्ती से अपनी आंखों को बंद करके उस आवाज़ को अंदर नज़रअंदाज करना चाहा, मगर आंखें बंद करते ही उसकी बंद आंखों के पीछे मुस्कुराती हुई दो शहद रंग शरारती आंखें घूमने लगी। माय लिटिल एंजल, कानों में रस खोलती उसकी साहिर आवाज़ और अपनी गर्दन पर उसकी ससराती सांसों का एहसास माही को तड़पा रहा था। उसने व्हील चेयर पर टिके अपने दोनों हाथों को सख्ती से बंद किया। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले, तुम बिन बहुत हम अकेले, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। उसके दिल में भी तो मेला लगा हुआ था, उसकी बेवफा की यादों का, उसकी हंसते गुदगुदाती बातों का, उसकी शरारतों का, उसकी शिद्दतों का, उसकी मुस्कुराहटों का, उसके दिए आंसुओं का, उसके दिए हुए दर्द का। उसकी बंद आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत गिरने शुरू हो गए। ऊपर वाली भाभी जो काफ़ी देर से माही के सामने बैठी से बातें कर रही थी, उसकी बदलते कैफियत को नोट करके खामोशी से उसे अकेले छोड़कर उठ चली गई थी। उन्हें पता था इस वक्त उसे तन्हाई दरकार थी। क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमां जगाए, क्या क्या न अरमां जगाए, इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। उसके सपने, उसके अरमान तो कब के जल गए थे। अब तो उसके अंदर इन जले हुए अरमानों और सपनों की बस राख ही बची थी, जो ना बुझती थी ना ठंडी होती थी। माही की बंद आंखों के पीछे यादों का एक छोटा सा दरीचा अचानक से खुला। वो उसके साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। जब वो उसकी सीट बेल्ट बंद करता हुआ
जानबूझकर तकरीबन पूरा उसकी साइड झुका हुआ था। उसकी बोझल सांसों को अपने कान के पास महसूस करती हुई गर्दन मोड़ गई। मुझे नर्वस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है शख्स। वो दिल में उससे पनाह मांगती सोचने लगी, माय लिटिल एंजल, मेरी छोटी सी जलपरी, आज तो बहुत कातिल लग रही है। एक किस मिलेगी क्या? वो उसके खूबसूरत सुर्ख होठों को देखते हुए बोला। यहाँ कार में? बिल्कुल नहीं। उससे फासला बनाकर पीछे खिसकती हुई बोली, कह तो ऐसे रही हो जैसे अंदर बेडरूम में बड़ी खुशी खुशी मुझे दर्जन भर किसेस देती है। मेरे रोमांटिक होते ही आपकी सूरत रोने वाली हो जाती है। वैसे क्या ख्याल है, आज हो ही ना जाए? आज तो आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर ही दे, वो शौकी से बोला। कौन सी ख्वाहिश? ना समझे से उसकी शहद रंग आंखों में देखती हुई बोली, जिनमें शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कि आज आप मुझे मेरी आंखों में देखते हुए किस करें। और मज़े से उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, जहाँ उसकी बात सुनकर हवाइयाँ उड़ने लगी। आप पागल हो गए, मुझसे ये सब नहीं होगा। और ये क्या आपकी सुई हर वक्त रोमांस पर अटकी रहती है? कुछ और सोचता ही नहीं है? मैं नहीं जा रही कहीं आपके साथ, बस। वो झुंझला कर बोलती से खुद से पीछे धकेलती सीट बेल्ट खोलने लगी। इस कार की अजीब सी सीट बेल्ट थी जो ना उससे कभी ठीक से बनती थी ना खुलती थी। अभी भी वो बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी जब उसने कार स्टार्ट करके जन से भगाई थी। उसे आज अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जा रहा था। जालिम हसीना, एक शरीफ इंसान अपनी बीवी के साथ ही रोमांटिक होता है। और कितनी बार बताऊं, एक बार खुद को मेरी आंखों से देखे तो सही, फिर पता चलेगा। आपको देखकर ना सिर्फ एक फीलिंग ही आती है, वो है लॉट ऑफ रोमांस। वो उसे देखकर एक आंख दबाता हुआ बोला, लोफर। वो बड़बड़ा कर रह गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर ऑडियो प्लेयर ऑन करके एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगाया था। जादू है, नशा है, मधोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ, देखती है जिस तरह से तेरी नज़रें, मुझ में खुद को छुपाऊँ कहाँ। गाने के बोलों को सीटी पर गुनगुनाते हुए शरारत से बार बार उसको देख रहा था। वो उसकी गहरी मायने खेज नज़रों को नज़रअंदाज किए बाहर के नज़ारों में गुम थी। ये सॉन्ग आपके जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहा है। उसके बालों की लट खींचता हुआ बोला, लेकिन वो उसे जानबूझकर पूरी तरह इग्नोर किए बाहर दिख रही थी। और इसकी लाताल्लुकी ही भी आदि से कहाँ बर्दाश्त होती थी। इसलिए उसे बाहर के नज़ारों में मुँह देखकर वो अपने एक हाथ से उसका दुपट्टा छेड़ते हुए शरारत शुरू कर चुका था। वो बुरी तरह उसकी चीप हरकतों पर भड़क पड़ी थी। ये क्या कर रहे हैं? आपको कोई शर्म होया है कि नहीं? एक तो वाहियात सॉन्ग सुनते हैं और ऊपर से ये हाथ आपके शराफत से पीछे करे, वरना मैं घर जाती डैडी जी को बता दूंगी आप रास्ते में क्या ऊंची हरकतें कर रहे थे। और गुस्से से तड़क कर बोली, अच्छा जी, ये बात है, ओके देन आप अपने डैडी जी को बताएं कि उनका बेटा कितना रोमांटिक है और आपके साथ क्या क्या करता है। फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, डेमो दिखाऊंगा अपनी हरकतों का आपको, वो भी सबके सामने। और इतना ही नहीं, उन शिकायतों का पूरा पूरा बदला भी लूंगा रात को। वो उसके हाथ की उंगली मुंह में लेकर जोर से काटता हुआ बोला, आह छोड़े मेरा हाथ, आपको शर्म नहीं आएगी? सबके सामने बेहयाई का मुजाहरा करते हुए तौबा तौबा वो हैरत से अपनी आंखें फैलाती बोली, बिल्कुल नहीं आएगी। जब आप डैड से सब कह सकती है तो मैं कहने के साथ कर भी सकता हूँ। और वैसे भी बकौल आपके मैं बेहद बेशरम हूँ। वो उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए बोला, मैं तो बस धमकी दे रही थी। कौन सा कह रही हूँ? आप रोज़ मुझे इतना तंग करते हैं। अगर कहना होता तो बहुत पहले मैं सब कुछ डैडी से कह चुकी होती। वो मुँह बनाती हुई बोली, अच्छा मेरी छोटी सी जलपरी, तंग करता हूँ ना मैं आपको? तो अब भी शराफत का मुजाहरा करना गलत हुआ ना? ठीक है फिर चले, शराफत रुखसत हुई। अब मैं आपको अभी इसी वक्त तंग करके दिखाता हूँ, बताऊँ कैसे? ऐसे। और रोड पर गाड़ी पार्क करता हुआ उस पर झुका, जबकि वो उस अचानक अफ्ताब पर बौखला कर रह गई और वो उससे अपना आप छुड़ाने लगी। पीछे हटे, आप बिल्कुल पागल हो गए, रोड पर ही शुरू हो गए। अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। उसे आंखें दिखाकर धमकाती बोली, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। आह जालिम, चले आप भी क्या याद करेंगे? तर्स खाकर अभी छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था आपको छोड़ने का। मेरी शिद्दतों के आगे तो गूंगे भी बोल पड़े। आप क्या चीज़ है? शरारत से बोलता अपने सन ग्लासेस पहन कर कार स्टार्ट करने लगा, जबकि वो मुंह फेर कर अपनी सीट से बिल्कुल दरवाजे की तरफ खिसक गई और दोबारा बाहर देखने लगी। ये दूरी और इज्तनाब नाराज़गी का वाज़ेह ऐलान था, मगर वो मानता तब ना। उसे सीट पर वापस अपनी तरफ खींचते हुए फिर से पहली वाली पोजीशन में बिठा चुका था, वो भी बाकायदा बड़े मानी खैर सी धमकी के साथ, जिस पर वो उसे घूरती हुई खामोशी से ठीक होकर बैठ गई कि इस बेशरम इंसान का कोई भरोसा नहीं था। वो अपने कहे पर 2 मिनट में अमल कर सकता था। उनकी कार सुबह खरामी से रास्ता तय कर रही थी और एक बार फिर वो था और उसकी शरारती बातें इसी तरह पूरे रास्ते उसे जिज करता रहा था। खुदा खुदा करके शॉपिंग मॉल आया, जिसमें दाखिल होते ही सबसे पहले उसे लेकर एक खूबसूरत से बुटीक में दाखिल हुआ था, जहां ढेर सारे ड्रेसेस खरीदने के बाद वो एक के बाद एक ड्रेस उसके लिए लेता जा रहा था, जबकि वो अपने गुस्से की वजह से उसको
मना भी कर नहीं कर पा रही थी। फिर एक आखिरी ड्रेस उसने बहुत ही खूबसूरत बड़े से घेर वाली लॉन्ग फ्रॉक ली थी, जो काही ग्रीन कलर की एक पार्टी वेयर ड्रेस थी। उसके दामन पर बहुत चौड़ाई में तकरीबन आधे से कम फ्रॉक तक डल गोल्डन कलर का हेवी पिच लगा था, जिस पर ब्लू एंड ब्लैक छोटे बड़े स्टोन्स का बेहद नफीस काम का जाल सा बना था। स्लीव्स फुल थी, मगर कप से कोहनियों तक स्लीव्स पर भी दामन जैसा ही काम हुआ था। बाकी पूरी फ्रॉक ग्रीन ब्लैक स्क्वाइंस स्टार्स वर्क से भी झलमिला रही थी। फ्रॉक देखने में बेहद दीदा ज़ेब थी। आदि ने देखते फ़ौरन उसे ख़रीद लिया था। महरूसा चले बाहर जाकर चेंज करके आए, मुझे देखना है ये आप पर कैसी लगती है। उसे ड्रेस थमाकर उसने चेंजिंग रूम में भेज दिया, जो बुटीक के बैक साइड पर बिल्कुल आखिर में बना हुआ था। क्योंकि ये सुबह का टाइम था, इसलिए इस वक्त ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे। बुरे बुरे मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई, जिस पर वो लब भेज कर मुस्कुराहट दबा गया। अभी वो ड्रेस पहनकर खुद को आईने में देख ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई। अंधेरा होते ही वो एकदम खौफजदा होकर उसे आवाज़ें देने लगी थी। आदि, आदि, ये लाइट कैसे बंद हो गई? आदि। वो अंदाज से दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसका हाथ खींचकर उसे दीवार से लगा दिया। वो अंधेरे में दहशत से फटती आंखों के साथ चीखना चाहती थी, मगर आने वाले के परफ्यूम की मखसूस खुशबू को वो पहचान गई, इसलिए उसकी आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। तभी उसके चेहरे के पास हाथ लाकर आदि ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की थी और उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। थैंक गॉड, मैं कितना डर गई थी। अच्छा वो आप आ गए आदि? वो झट से उसके गले लग गई थी। फ़ोन की तेज़ रोशनी में आदि ने पुरशौक नज़रों से उसे देखा। रोशनी सीधा सामने लगे कद आदम आईने पर चमक की सूरत पड़ रही थी। जैसे ग्रीन फ्रॉक पहने आईने में नजर आता उसका झिलमिल करता कमसन सा सरापा सामने खड़े आदि के होश उड़ाने लगा था। मेरी जान, आपको छोड़कर कहाँ जाना है? मैंने आपकी आवाज़ सुनते ही मैं अंदर आ गया था। वो अंगूठे से उसका गाल सहलाता और बेखुद हुआ था। आदि, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। उसे धक्का देकर दूर होती हुई बोली। ओके, छोड़ दिया और मैं चला, मगर आप यहीं रहेगी, वो भी तब तक जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर देती। ये रहा आपका फ़ोन, जब आपको लगे आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए मुझे कॉल कर दीजिएगा। उसका फ़ोन उसको थमाता गेट की तरफ बढ़ गया था। महरूसा हक्का बक्का अंधेरे में खड़ी रह गई। आदि, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कौन सी ख्वाहिश? वो ज़ोर ज़ोर से गेट पर हाथ मारती बोली, जो बाहर से लॉक हो चुका था। फिर तेज़ी से उसका नंबर मिलाती वो घबरा कर रो पड़ी। आदि, ये क्या तरीका है? आप मुझे यहाँ लॉक कर गए, गेट खोले, और कौन सी ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? आपकी जो भी ख्वाहिश है, हम घर चलकर उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तमाशा मत बनाएं और मुझे बाहर निकाले प्लीज़। आदि की कॉल पिक करती हुई रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना बंद करें। मैं बाहर ही मौजूद हूँ और शर्त मेरी अब भी वही है, यानी मेरी ख्वाहिश पूरी करे। कार में कहा था ना मैंने, मेरी आंखों में देखकर मुझे किस करना होगा, यही ख्वाहिश है मेरी, जिसे अभी आपको पूरा करना है। तभी आपका बाहर आना पॉसिबल है, वरना नहीं। और रही घर की बात, तो आजकल घर पर जो ड्रामा चल रहा है आप बखूबी वाकिफ़ है। 3 दिन हुए आपको शाह हाउस में रुके हुए। कभी सोचा कि मैं आपके बिना अकेले कैसे रह रहा हूँ? आज भी मैं अगर शॉपिंग के बहाने आपको वहाँ से ज़बरदस्ती नहीं लाता तो अपनी मर्ज़ी से, तो आप और 2 दिन नहीं आती। अब जल्दी से बताएं, मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी या यहाँ और बंद रहना है? ओके, मैं रेडी हूँ, मगर मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है अंधेरे में। और बिना किसी ज़िद के फ़ौरन मान गई, क्योंकि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था। इस अंधेरी जगह पर उसे अजीब सी वहशत हो रही थी। आदि मुस्कुराता हुआ लॉक खोलकर अंदर आया, जहाँ वो फ़ोन की टॉर्च ऑन किए खड़ी थी। गेट लॉक करता हुआ उसके पास आया। चले शुरू हो जाए, उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। वो धीरे से उसके बिल्कुल करीब आई। आंखों में नाराज़गी की वाज़ेह तहरीर रकम थी। वो अपने होठों पर उंगली रखकर खामोशी से खड़ा था। मुस्कुराती आंखें उसी पर टिकी हुई थी। महरूसा को समझ नहीं आया कि वो यूं होठों पर उंगली रखे उसे शराफत दिखा रहा है या ये किस करने का वाज़ेह इशारा था। नीचे झुके वो गुस्से से बोली थी, डो हुक्म मैम। वो सर को खम करता हुआ कदरे झुक कर खड़ा हो गया। उसकी शरारती आंखों में देखती लरसती पलकों के साथ उचक कर उसके माथे को होठों से छूने लगी थी। यहाँ नहीं, इधर। वो अपने होठों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो गुस्से से दांत पीसती हुई उसकी ख्वाहिश पूरी करती फ़ौरन अलग हुई थी। बस हो गया, अब चले बाहर। लर्जिदा आवाज़ बोलती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी, जब उसने दोबारा उसे झटके से अपनी तरफ खींचा था। ये सिर्फ एक छोटी सी सज़ा थी, 3 दिन दूर रहकर मुझे तड़पाने की। बाकी की सज़ा के वक्त ना बख्शूंगा ना तरस खाऊंगा। माइंड इट। वो उसे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद करते बोला। तभी रूम की लाइट अचानक ऑन हुई और बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आने लगी। वो अपना आप संभालती रुख मोड़ कर अपनी बेरब्त होती सांसों को दुरुस्त करने लगी। एक बार फिर उसकी बेपनाह शिद्दतों के आगे उसकी बोलती बंद हो गई थी। निचले होंठ पर दर्द महसूस करते हुए उसने होंठ को छू कर देखा, जहाँ
होंठ पर मौजूद खून उसकी उंगली पर लग गया। उसने गुस्से से अपनी उंगली पर लगे खून को देखा और दूसरे हाथ से होंठ को साफ करते घूरकर आदि को देखने लगी, जो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल रहा था। सर प्लीज़, बहुत देर हो गई, मैं इससे ज़्यादा देर नहीं मैनेज नहीं कर सकती और ना ज़्यादा देर चेंजिंग रूम की लाइट ऑफ रख सकती हूँ। प्लीज़ आप लोग जल्दी से बाहर आए, दूसरे कस्टमर्स बाहर वेट कर रहे हैं। एक सेल्स गर्ल जल्दी जल्दी बोलती हुई उससे बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। ओके हम आते हैं, आप चले, बस मेरी वाइफ चेंज करके आ रही है। वो सेल्स गर्ल को अपनी जेब से 5,000 के कई सारे नोट देता हुआ बोला। पैसे लेकर मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहती हुई वापस चली गई। महरूसा जो शॉक्ड सी खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, लड़की के जाते आदि की तरफ आई थी। तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? बहुत ही ज़्यादा बेशरम किस्म के इंसान हैं आप। मैं भी सोचूं इतने बड़े मॉल में बिजली का इतना नाक़िस इंतज़ाम कैसे हो सकता है, और लेडीज़ चेंजिंग रूम में आप इतने धड़ल्ले से कैसे घुसे चले आए? ये उस लड़की ने बाहर से लाइट बंद करके आपको अंदर भेजा था ना? हद है बेशर्मी की। एक तो इतनी ज़ोर से मेरे होंठ पर काट लिया और अब खड़े हंस रहे जाए। अब बाहर मुझे चेंज करना है। वो गुस्से से नाक फुलाकर उसे देखती हुई बोली, जो मुस्कुराते उसे देखे जा रहा था। उस खूबसूरत से फ्रॉक में वो कोई नाजुक सी मोम की गुड़िया लग रही थी। गहरे हरे रंग में उसकी गुलाबी माइल रंग सफ़ेद रंगत खुली पड़ रही थी। तो करे ना चेंज, किसने मना किया है? यहाँ भी तो मैं ही हूँ जिसे रोज़ रात को होता हूँ। मैंने खेजी से बोलता हुआ अब भी शरारत के मूड में था। महरूसा ने खजालत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसका हाथ पकड़कर बाहर धकेला और गेट लॉक कर दिया। फिर उसने मज़ीद शॉपिंग का इरादा तक करते वापसी की रट लगा दी थी। वापसी पर भी वो उसे पूरे रास्ते छेड़ता हुआ आया था। उसके बेबाक जुमले सुनकर वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ी थी। उस शख्स पर बेशर्मी जैसे ख़त्म थी। मामा मामा टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ उसके पैरों पर हाथ मारता हुआ नन्हा आयस उसे माजी की यादों से खींचकर हॉल में वापस ले आया था। वो अब 6 महीने का हो गया था और बैठने लगा था। बैठे बैठे खिसकना भी उसे खूब भाता था। सर्दियों की आमद शुरू हो गई थी। हलीमा भी बाहर बरामदे में चटाई बिछाई बैठी हुई लिहाफ में डोरे डाल रही थी। वो अभी कुछ देर पहले ही वापस आई थी। आयस हलीमा बी के पास ही था, मगर न जाने कब खिसकता हुआ वो अंदर माँ के पास आ गया था। ख्यालों में गुम माही को उन लोगों की आमद का पता ही नहीं चला था। मम्मा की जान, आप कब आए? यहाँ आओ, कितना शरारती हो गया है। नानी अम्मा के पास से यहाँ खुद आ गया मेरा बेटा। वो झुककर आयस को उठाते अपने मफलूट टांग पर बिठाकर उसके खूबसूरत गुलाबी गालों को चूमने लगी थी। उसकी बाएं टांग बिल्कुल ठीक थी, मगर दाएं टांग जख्म बिगड़ने के बाद नाकारा हो गई थी। उसी टांग के काम ना करने की वजह से वो एक टांग के सहारे भी नहीं चल पाती थी। उसकी दाएं टांग की हड्डी इन्फेक्शन बर वक्त कंट्रोल ना हो पाने और ज़ख्म गहराई तक फैलने के बाद गल चुकी थी। ऑपरेशन के ज़रिए उस हड्डी को रिप्लेस किया जा सकता था। वो दोबारा चल सकती थी, मगर उसमें खर्चा बहुत था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हलीमा भी और आरफा दोनों उसके इलाज के लिए इस मकान का एक हिस्सा बेच देना चाहती थी, मगर माही दोनों को अपनी कसम देकर कब का खामोश करवा चुकी थी। उसने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए वो अब मुकम्मल व्हील चेयर की होकर रह गई थी। वो गौर से अपनी गोद में खेलते आयस को देखने लगी थी। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके नकोश और वाजे होने लगे थे। पहले भी वो आदि की शक्ल था, मगर इसकी सुर्ख सफ़ेद गुलाबी माइल रंगत माही जैसी थी और थोड़ी पर पड़ता नन्हा सा गड़ा था। मगर अब दांत निकलने की वजह से वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था, इसलिए रंगत पर भी फ़र्क पड़ गया था और चेहरा भी हल्का हो गया था। जिससे वो गड़ा भी इतना वासे नहीं होता था। अब हूबहू आदि जैसा हो गया था। आदि की बचपन की फ़ोटोज़ एक बार उसे अनाया आपी ने दिखाई थी। उसके बेटे की शहद रंग आंखें बिल्कुल आदि की आंखों से मुशाबा थी। वही शोख शरीर आंखें जो कुछ देर पहले उसकी तस्वीर में आबाद थी। आयस इधर आ जाओ बच्चे, कहाँ गए तुम? आओ अपनी नानी की अम्मा के पास आओ। गिरैनी ने आयस को आवाज़ें देती बोली थी। टांगों के दर्द की वजह से उनसे फ़ौरन उठक बैठक नहीं होती थी। आयस भी उनकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो गया। माही की गोद में बैठे बैठे वो अपने हाथ पैर चलाते उन्हें नीचे उतरना चाह रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए जैसे ही उसे नीचे छोड़ा वो खिसकता हुआ बाहर जाने लगा। गेट के पास पहुंचकर उसने माही को मुड़कर देखा और मुस्कुराता हुआ दोबारा से जैसे हलीमा बी की तरफ खिसका। बैलेंस आउट होने की वजह से मुंह के बल फर्श पर गिरा। साथ ही माही की जोरदार चीख बुलंद हुई थी। आयस को गिरते देखकर वो बाएं टांग पर वजन डालते उठी ही थी कि लुढ़खड़ाती हुई खुद भी ज़मीन बोस हो गई। हलीमा भी दहलती हुई आगे आई थी। उन्होंने झुककर पहले नन्हे आयस को गोद में उठाया, फिर आरफा को आवाज़ देकर माही को उठाने भेजा, जो खुद भी आयस और माही की आवाज़ें सुनकर सेहत से भागती चली आई थी। कुछ दिन पहले ही आयस के निचले 2 दांत निकले थे। वही दांत मुँह
फर्श पर लगने के बाद उसके ऊपरी होंठ में घुस गए थे। उसके मुंह से तेजी से खून बहने लगा था। आरिफा ने माही को उठाकर वापस कुर्सी पर बिठाया। उसकी भी हाथों की चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाई जख्मी कर गई थी। ये चूड़ियाँ भी उसे कल आरिफा ने ही ज़बरदस्ती पहनाई थी। काले रंग की चूड़ियाँ उसकी बेहद गुलाबी कलाइयों में जच रही थी। आरिफा, जल्दी से चीनी लाकर मेरे बच्चे के मुंह में रखो, देखो कितना खून निकल रहा है। हलीमा भी की आवाज़ पर आरिफा भागती हुई किचन से चीनी ले आई और आयस के मुंह में डाली, जो दर्द की शिद्दत से मुंह को हाथ लगाने नहीं दे रहा था और मुसलसल नफ़ी में सरिलाता रो रहा था। रुको, मैं उसे लेकर वकार बेटे के पास जाती हूँ, वही कोई दवाई दे जो मेरे बच्चे का दर्द कम हो। हलीमा भी आयस को आरिफा के हाथ में थमाकर चादर ओढ़ने अंदर चली गई। फिर चादर सर पर जमा कर बाहर आती वो आरिफा के हाथ से रोते हुए आयस को लेकर डॉक्टर के यहाँ चली गई। उस दौरान माही आंखों में आंसू लिए बेबस नज़रों से बस अपने रोते हुए बच्चे को देखती रही। ये सब काम उसके करने के थे, मगर वो अपनी माजूरी की वजह से मोहताज हो गई थी दूसरों की। आरिफा उसकी दिली कैफियत समझती थी, इसलिए तसल्ली आमेज अंदाज में उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। माही ने चौंक कर आरिफा को देखा और खामोशी से अपने आंसू पोंछने लगी थी। परेशान मत हो माही बेबी, बच्चों के ऐसे छोटी छोटी चोटें लगती रहती है। अम्मा लेकर गई है ना डॉक्टर साहब, अच्छी दवाई देते हैं, अपना छोटू कल तक सेट हो जाएगा। आप रुके, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आपके हाथों से खून निकल रहा है, बैंडेज कर देती हूँ। इतनी प्यारी लग रही थी चूड़ियाँ, लगता है भाभी की नज़र लग गई, सभी टूट गई, एक भी नहीं बची। कोई नहीं, कल मैं नई ले आऊँगी, आपकी कलाइयों में चूड़ियाँ खूब जचती है। वो माही से कहती कमरे से निकलती चली गई। पीछे अकेली बैठी माही के दिल में अपनी बेबसी के जज्बे के साथ एक और जज्बा भी शिद्दत से जाग उठा था, और वो था उसकी हालत के जिम्मेदार उस शख्स की नफरत का जज्बा। डैड, आप कहीं जा रहे हैं क्या? उन तीनों के जाने के बाद वो एक बार फिर नहाकर फ्रेश होता नीचे आया था, जहाँ मम्मा, डैड और दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। साविया शाह के चेयर के पास ही उनका छोटा सा ट्रैवलिंग बैग रखा था, जिसे मम्मा दिलबर से बाहर गाड़ी में रखकर आने को कह रही थी। हाँ पुत्र जी, मैं और रेहान ज़रा एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो बुरे बुरे मुंह बनाकर कॉर्नफ्लेक्स खाते बोल रहे थे और अपने बराबर बैठी राया शाह को उसे घूर कर देखा था, जो खुद मज़े से अनाया की बनाई लजीज पराठे खा रही थी। साथ साथ दोनों बेटे भी माँ का साथ दे रहे थे। अभी अभी अनाया हालिब की प्लेट में भी गर्मा गर्म आलू के पराठे रख कर गई थी, जिन्हें साविया शाह ललचाई नज़रों से देख रहे थे। अच्छा, एक हफ्ते बाद आएंगे आप? उसने अपनी प्लेट से एक पराठा उठाकर उनके आगे रखते हुए पूछा। रेहान शाह ने उसके लहजे में छुपी उदासी नोट कर ली थी, इसलिए उनका ध्यान पराठों से हटकर हालिब की तरफ चला गया। राया भी नाश्ते से हाथ रोककर बेटे को देखने लगी। क्या बात है पुत्र, कोई मसला है? परेशान सा लग रहा है। वो उसका खूबरू चेहरा देखते हुए तफक्कुर से बोले, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप वापस आ जाएं, फिर आपसे कुछ बात करनी है मुझे, उसने झिझकते हुए कहा, जबकि उसका और सावियार शाह का रिश्ता शुरू से ऐसा रहा था कि हालिब को उनसे कुछ भी शेयर करते हुए कभी यूं झिझकना नहीं पड़ा था। मगर आज उसके लहजे में ज़रूर कोई ऐसी बात मौजूद थी जिस पर सावियार शाह के सिवा हादी और हाशिम ने भी चौंक कर उसे देखा था। हादी को आज हॉस्पिटल लेट जाना था, तो वो नाश्ता करके सुकून से अपनी चेयर पर बैठा न्यूज़पेपर देख रहा था, जबकि अनाबिया की भी नाइट शिफ्ट थी, तो वो किचन में अनाया के साथ मसरूफ़ थी। बच्चे स्कूल जा चुके थे। सब खैरियत है ना पुत्र? बता मुझे, कोई सीरियस बात है क्या? वो आप परेशान हो गए थे। अरे नहीं डैड, आप परेशान क्यों हो गए? ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ बताना था आपको, मगर आप वापस आ जाए तब तफसील से बात होगी। वो उन्हें जाने से पहले अपनी वजह से परेशान नहीं देखना चाहता था। क्या बात है छोटे, ऐसे भी क्या बात करनी है तुझे? हमें भी बता दे, कहीं डैड की छोटी बहू तो नहीं ढूंढ ली है? हाशिम शरारत से बोला था। उसकी बात सुनकर हालिब का दिमाग दोबारा से सफ़ीन की तरफ चला गया, मगर जल्दी उसने खुद को कंपोज कर लिया। भाई प्लीज़, आई एम सीरियस नाउ। हालिब संजीदगी से बोला। हाशिम, साविया शाह ने हाशिम को तंबीह नज़रों से देखा, जिस पर वो फ़ौरन मुंह बनाता सा झुकाकर चाय पीने लगा था। ठीक है पुत्र, मैं हफ्ता भर बाद वापस आ रहा हूँ, फिर बात करते। वो जानते थे अगर हालिब ने एक बार मना कर दिया है तो अभी वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उनका पूछना बेकार था। ओके डैड, अभी मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हैव अ सेफ जर्नी, बाय, अल्लाह हाफिज़। वो ममा और हादी की खामोश निगाहें खुद पर मरकूज देखकर जल्दी जल्दी जूस ख़त्म करता हुआ उठा और साविया शाह के माथे पर प्यार करता हुआ डाइनिंग रूम से निकलता चला गया। डैड, हालिब कुछ उलझा उलझा सा महसूस हो रहा है, ज़रूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। आप वापस आते ही उससे बात करें। हादी ने न्यूज़पेपर लपेट कर वापस रखते हुए कहा। हाँ पुत्र, लग तो मुझे भी रहा है हालिब जब से कनाडा से आया है कुछ बदला बदला सा है। दुआ करे कि सब कुछ ठीक हो। वो कई दिन से हालिब के बदले हुए अंदाज खुद भी नोट कर रहे थे, अब भी उसकी बात सुनकर फिक्रमंद हो गए थे।
शाहजी, अपना हालिब ऐसा पहले तो नहीं था जैसा आजकल हो गया है। हर वक्त खामोश और उदास सा रहता है। पता नहीं क्या सोचता रहता है। न जाने क्या हो गया है मेरे बच्चे को, किसकी नज़र लग गई है। रायहा भी उसके रवैये पर परेशान सी थी। ये ठीक था कि वो पहले भी ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर हंसता मुस्कुराता खुशबाश रहता था। लेकिन इस बार जब से वो कनाडा से आया था, बहुत खामोश हो गया था। रायहा, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। संजीदा मिजाज वो शुरू से है। मगर हाँ, मुझे भी वो कुछ परेशान सा लग रहा है। पर कोई नहीं, मैं वापस आकर उससे बात करता हूँ, तब तक आप भी परेशान ना हो। वो बीवी को तसल्ली देते हुए हालिब का दिया हुआ पराठा मज़े से खाने लगे, जिस पर रायहा ने एक नज़र उनकी प्लेट पर डालकर उन्हें घूर कर देखा था। आप मत सुधरना कभी। बड़बड़ाती उठकर किचन में चली गई। ओके शाहजी, फिर मैं और रोशान चलते हैं, और आप भी उठ जाए, आपको भी तो देर हो रही है। अभी आपने रेहान चाचू को भी पिक करना है। हाशिम मुंह दूसरी तरफ किए बोला। शाहजी, बोलना। बाप से नाराज़गी का वाज़ेह इज़हार था। ये नाराज़गी थोड़ी देर पहले की थी, जब उन्होंने उसे हालिब की बात पर चुप करवाया था। 2 बच्चों का बाप होकर भी उसकी हरकतें बच्चों वाली थी। और साविया शाह मुस्कुराते उसके सामने जा खड़े हुए, जो हनूज उनसे मुंह फेरे खड़ा था और प्यार से उसकी पेशानी चूमी थी। यार, ऐसे नाराज़ ना हो, मेरा सफ़र अच्छा नहीं कटना। फिर अगर अपना पार्टनर ही नाराज़ होकर रहेगा तो मेरा तो काम में भी मन नहीं लगेगा। उसके खूबसूरत हेयर स्टाइल को बिगाड़ कर बोले। डैड, यार बाल तो ना बिगाड़े ना। वो मुंह बनाकर बोला और तिरछी नज़रों से बाप को देखता अचानक शरारत से मुस्कुराने लगा। आई लव यू माई हैंडसम हैंक। खैर के साथ आए, वो बाप को गाल चूम कर उनके गले लगता हुआ बोला, जिस पर साविया शाह मुस्कुरा दिए। डैड, यार भाई से लाड बाद में जता लीजिएगा, अभी निकलने की करे। रेहान चाचू का बुलावा लेकर आया है नसीर। हादी की आवाज़ सुनकर वो सर हिलाते हुए टेबल की तरफ पलटे और बचा हुआ पराठा रोल करके मुंह में भरा। फिर नैपकिन से हाथ साफ करके हादी को प्यार देते राया को ज़ोरदार आवाज़ में खुदाहाफिज़ कहते गेट पार कर गए। उनके पीछे पीछे हाशिम भी किचन में मसरूफ़ अनाया को खुदाहाफिज़ कहता माँ से प्यार लेकर बाहर निकल गया। हाँ, 4 लोग हैं, उनके बारे में पता लगाओ। उनके पूरे नाम मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। लाहौर की काफ़ी मशहूर हस्तियों के सपूत है चारों। उनके घरों के एड्रेस, उनके फादर्स का ऑफिस एड्रेस, उनके पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। वो कब कहाँ जाते, किससे मिलते हैं, स्पेशली उनके फादर्स का बेटों से कैसा रिलेशन है। उनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दो मुझे, कौन कौन है सब पता करो, और उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखो। तुम पुलिस में हो, कम से कम इस बात का कुछ तो फ़ायदा हो मुझे। इसलिए आज ही लाहौर पहुँचो। 3-4 दिन में मैं भी पाकिस्तान आ रही हूँ। उसके बाद मैं खुद देख लूँगी। और हाँ, मुझे स्पेशली वो दिन और टाइम बताना जब उसकी फैमिली एक साथ मौजूद हो। सबके सामने एक्सपोज करूँगी इस बहरूपिये को। फ़ोन पर बात करती आयशा ने कॉल करने से पहले अपनी तरफ से काफ़ी एहतियात बरती थी। महरूसा और सनम नीचे रोज़ाना जैसी के साथ सफ़ीन का फेवरेट खाना बनाने में बिजी थी, और सफ़ीन हाला के पास उनके रूम में मौजूद थी। इसलिए आयशा मुतमईन होकर कॉल पर बात करती हुई बालकनी में आ खड़ी हुई। कॉल कट करते ही वो मुड़कर जैसे ही अंदर जाने को पलटी, अपने सामने खड़ी सनम को देखकर बुरी तरह घबराई थी, जो हैरत भरी नज़रों से आयशा को देख रही थी। यकीनन उसकी पूरी बात सुन चुकी थी। किससे बात कर रही थी तुम आयशा? क्या करने वाली हो तुम पाकिस्तान जाकर? कैसे देख लोगी वहाँ जाकर? किसके सबूत? ये सब क्या है मुझे बताओ। क्या करने जा रही हो तुम पाकिस्तान? मुझे शक है तो पहले ही था कि सफ़ीन को इस तरह छोड़कर तुम अचानक पाकिस्तान क्यों जा रही हो, मगर अब समझ आया तुम्हारे जहन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। बताओ मुझे, क्या बात है? किसको एक्सपोज करोगे तुम? सनम ने सब कुछ सुन लिया था, मगर फिर भी आयशा उसे असल बात बताकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती सनम। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, सिवाय इसके कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। हाँ, मुझे पाकिस्तान जाना है, मगर किसी को उसकी असली औकात बताने, उसकी नेक नामी का नकाब उसके चेहरे से उतार कर उसकी असलियत सब पर आश्कार करने। आयशा अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? और तुमसे इसका क्या ताल्लुक? सनम ना समझी से उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखकर बोली। अभी मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकती। प्लीज़ सनम, मुझे फोर्स मत करना। आयशा नफ़ीम सर हिलाते हुए कहा। ओके, नहीं पूछती कुछ, मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हें कुछ भी वैसा करने की इजाज़त नहीं दूंगी जिससे तुम किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाऊँगी। सनम मजबूत लहजे में बोली, जबकि आयशा ने हैरत और बेयकीनी से पूरी आंखें खोलकर सामने खड़ी अपनी बहन को देखा था। नाश्ते टेबल से उठता वो सीधा अपने बेडरूम में आया और अलमारी से सफ़ीन का फ़ोन निकालकर अपने बेड पर आ बैठा, जो अब तक वैसे ही बंद पड़ा था। सफ़ीन के फ़ोन का ये मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट था, जिसका चार्जर फ़िलहाल हालिब के पास अवेलेबल नहीं था। और जिस दिन से आया था उसने कई बार इस फ़ोन का चार्जर लाने का सोचा, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट उसकी राह में हायल हो जाती थी, और वो अब तक इस मोबाइल का चार्जर ना तो मंगवा पाया था, ना ही खुद ला सका था।
उसने एक बार फिर फ़ोन को उलट पलट कर देखा था, तभी उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। रूहान, हाँ, रूहान के पास इस फ़ोन का चार्जर होगा। उसने जाने से पहले इस मॉडल का फ़ोन रूहान के पास देखा था। उफ़, मुझे पहले क्यों ना ख्याल आया। हालिब ने सोचते हुए फ़ौरन रूहान को कॉल की। हेलो, हाँ रूहान, मुझे कुछ देर के लिए तेरा चार्जर चाहिए, प्लीज़ जल्दी भेज दे। आई एम वेटिंग, मैं अपने रूम में हूँ। ओके, जल्दी जल्दी बोलते हुए उसने बिना रूहान का जवाब सुने कॉल डिसकनेक्ट कर दी थी और उस फ़ोन का पासवर्ड सोचने लगा था। आखिर क्या पासवर्ड होगा उसका। अभी वो बैठकर उसका करेक्ट पासवर्ड सोच ही रहा था कि दिलबर हाथ में चार्जर लिए उसके पास आया। भाई जी, ये चार्जर नज़ीर देकर गया है, रूहान भाई जान ने भेजा है। क्विक सर्विस। थैंक्स रूहान, ज़रेला बोलते हालिब ने चार्जर लेकर जल्दी से फ़ोन चार्जिंग पर लगाया। कुछ ही देर में फ़ोन ऑन हो गया था, मगर मसला फिर वही पासवर्ड। हालिब ने सबसे पहले सफ़ीन का नाम टाइप किया, फिर उसने सफ़ीन के नाम में आई की जगह डबल ई टाइप किया, मगर वो भी इनकरेक्ट था। उसके बाद उसने अपना नाम टाइप किया, मगर वो भी गलत। उसके बाद उसने सनम से लेकर महरूसा, आयशा सबके नाम ट्राई कर लिए, मगर सब गलत। वो फ़ोन को अपनी पेशानी पर धीरे धीरे मारते हुए सोचने लगा, मेरे हालिब। अचानक सफ़ीन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और उसके जहन में धमाका सा हुआ। उसने तेज़ी से फ़ोन पर यही पासवर्ड टाइप किया था और फ़ोन क्लिक की आवाज़ के साथ अनलॉक हो गया। हालिब का दिल तेज़ी से डूब कर उभरा। उस लड़की का हर अंदाज शिद्दत लिए हुए था, फिर वो कैसे उसको धोखा दे सकती थी। हालिब ने फ़ोन ऑन होते ही सबसे पहले फ़ोन के तमाम सोशल ऐप्स देखे थे। ऐप्स पर कोई लॉक सेट नहीं था, मगर कहीं भी कुछ भी काबिल एतराज़ ऐसी चीज़ नहीं मिली जो सफ़ीन को मातूब या मशकूक ठहराती। उसके कॉन्टैक्ट्स में सारी लड़कियां ही लड़कियां थी। कुछ एक लड़के भी ऐड थे, मगर ना तो उनके साथ कोई चैट शो हो रही थी, ना ही किसी किस्म का बराह रास्त कॉन्टैक्ट। उसके बाद उसने फ़ोन की गैलरी ऑन की थी और गैलरी ऑन होती ही उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसकी गैलरी में उसने मेरे हालिब नाम से एक फ़ोल्डर भी देखा था। उस फोल्डर को खोलते ही उसकी हैरत मज़ीद बढ़ गई। फोल्डर में हालिब की वो तमाम पिक्स मौजूद थी जो वक्तन फ़ौक्तन फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहा था। दिल का दर्द था कि एकदम से बढ़ गया। उसने ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों को सख्ती से भींच कर खोला था। दिल का दर्द था कि एकदम से बढ़ गया। उसने ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों को सख्ती से भींच कर खोला। फिर उसने एक दूसरा फोल्डर खोला जिस पर माय फैमिली लिखा हुआ था। उस फोल्डर में कई सारी पिक्स में हाला जोहेब मुराद के अलावा एक और अधेड़ उम्र के शख्स के मौजूद थे जो कुछ कुछ जोहेब मुराद से मुशाबहत रखते थे। कुछ पिक्स उन बहनों के बचपन की भी थी। बचपन की पिक्स में एक जैसे चेहरों और हरी आंखों वाली दो बच्चियाँ यकीनन सनम और सफ़ीन थी। ब्राउन आंखों वाली वो सफ़ेद गुड़िया जैसी बच्ची आयशा थी और नीली आंखों वाली बार्बी डॉल महरूसा। बचपन की उन ही तस्वीरों में उन चारों से कुछ ही बड़ी उम्र का एक लड़का भी मौजूद था। हालिब ने एक के बाद एक कई सारी पिक्स में उस लड़के को उन बहनों और हाला के साथ देखा था। वो लड़का कौन था, उस्मान या फिर उन लोगों का कोई रिश्तेदार? अभी वो अंगूठे की मदद से स्क्रीन ऊपर की तरफ कर ही रहा था कि अचानक वो एक पिक पर आकर रुक गया। पिक ओपन करते हुए शशतर रह गया। पिक में सनम को दोनों बाजुओं के हल्के में लिए अपनी ठोड़ी सनम के कंधे पर रखे वही लड़का मौजूद था जिसे वो सफ़ीन के साथ मॉल में देख चुका था। सफ़ीन भी इस पिक में मौजूद थी, उस लड़के के कंधे पर दोनों हाथ रखकर झुकी हुई शरारत से सामने देखती मुस्कुरा रही थी। अगली पिक में भी वो सफ़ीन आयशा और सनम के साथ मौजूद था, शरारत से महरूसा की पोनी को खींचता हुआ। फिर सफ़ीन की, आयशा, महरूसा, सनम वगैरह की कुछ और पिक्स के बाद एक और तस्वीर में वही लड़का हाला की गोद में सर रखे बैठा सामने दिख रहा था। आगे भी दूसरी बहुत सी पिक्स वही लड़का कभी जोहेब मुराद तो कभी उनसे मिलते ही उन्हीं अधेड़ उम्र मर्द के साथ मौजूद था। वो जो कोई भी था, यकीनन उसका मुताल्लुक मुराद फैमिली से बहुत गहरा था। एक पिक में वो लड़का जोहेब मुराद और हाला के साथ अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। हालिब ने उस पिक को जूम करके गौर से देखा और गोया हफ्ते अकलीम उसके सामने घूम गई। वो आंखें, हाँ, उस लड़की की आंखें। हालिब ने पहले क्यों उसकी आंखों पर गौर नहीं किया? ग्रीन कलर आईज, सफ़ीन, सनम और जोहेब मुराद की आंखों से मुशाबा थी, बिल्कुल वही आंखें, यानी वो लड़का। ओह गॉड! हालिब के सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। फ़ोन को एक साइड पर रखते हुए अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। ये क्या हो गया मुझसे? मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अगर उस लड़के से सफ़ीन का वही रिश्ता हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं कैसे सफ़ीन का सामना करूँगा? जो कुछ मैं उसके साथ कर चुका हूँ, उसके बाद तो वो मुझसे शिद्दत से नफ़रत करती होगी, मेरी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं होगी। मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। वो चीखती रही, मेरे सामने रो रो कर गिड़गिड़ाती रही, मगर मैंने अपने गुस्से के आगे उसकी एक नहीं सुनी।
उसके साथ वहशियों की तरह पेश आया। उसके दर्द, उसके रब को नज़रअंदाज कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूं मेरे रब, क्या करूं मैं? आंखें मूंद कर बोलता हुआ अपना सर दाएं बाएं हिलाता हुआ सख्त अजियत में था। तभी उसके पास पड़ा सफ़ीन का फ़ोन ब्लिंक होने लगा। स्क्रीन पर सनान भाई नाम के साथ उसी लड़के की पिक शो हो रही थी। खालिद ने कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। वो उस लड़के की हकीकत इसी की ज़ुबानी सुनना चाहता था। सफ़ीन गुड़िया, कैसी हो तुम? कैसे हुआ ये सब? किस बात को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था? कौन सी टेंशन ली तुमने जिससे तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? पापा ने कुछ कहा था बोलो, या मम्मा ने कुछ कह दिया, या कॉलेज का कोई मसला है? मुझे बताओ बेटा, अपने भाई से भी छुपाओगी या तुमने भी मम्मा पापा की तरह मुझे अजनबी समझकर सारे नाते तोड़ लिए हैं? वो सख्त आजरदा था। हेलो सफ़ी, मेरी जान कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? बात तो करो। सफ़ीन से कोई जवाब ना पाकर दूसरी तरफ से दोबारा से बोला गया था। मैं सफ़ीन नहीं, हालिब हूँ, हालिब हसन शाह। हालिब की संजीदा आवाज़ पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कौन हालिब? और सफ़ीन का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो लड़का सख्त लहजे में बोला। सब बताऊंगा, मगर पहले तुम बताओ तुम कौन हो? हालिब संजीदगी से बोला था। मेरा नाम सनान ज़ोहेब मुराद है, मैं सफ़ीन का बड़ा भाई हूँ। अब तुम बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम हालिब हसन शाह है, मैं सफ़ीन का शौहर हूँ। हालिब ने भी सनान के टोन में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई, मौत जैसी खामोशी। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ गुर्रा कर पूछा गया। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो अपनी बहन से पूछ लो। हालिब ने जानता था दूसरी तरफ उसके जुमलों का क्या असर हुआ होगा, और हस्बे तवक्का दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मुझसे मजाक कर रहा है। मेरी बहन ऐसे कैसे किसी से शादी कर नहीं कर सकती? वो अभी बहुत छोटी है, और अभी तो मैं उससे मिला हूँ। मुझे उसके रवैये से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अपने ऑफिस में बैठा सनान जितना सोचता जा रहा था उतना उलझता जा रहा था। उसने कुछ सोचते हुए सनम का नंबर मिलाने के लिए सेल उठाया, मगर फिर उसकी डरपोक फितरत का सोचकर रुक गया। फिर उसने बहुत सोचकर आयशा का नंबर में लगाया, जिसने कुछ ही बेल्स के बाद कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आयशा की चहकती आवाज़ आई। इशू, मुझे एक बात बताओ, सफ़ीन का नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हुआ? इन दिनों ऐसा क्या हुआ था जिसका उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया? और दूसरे, उसका सेल कहाँ है? सनान ने छूटते उससे पूछा। भाई सफ़ीन का आपको पता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती। उसकी क्लासमेट के साथ पिछले दिनों एक हादसा हो गया था जिसका उसने काफ़ी ज़्यादा असर ले लिया, और इसीलिए बस। और सफ़ीन का फ़ोन चोरी हो गया है। आयशा बिना हिचकिचाहट के सनान से गलत बयानी कर रही थी, क्योंकि उसे अभी किसी को भी इस मामले की भनक नहीं लगने देनी थी। और ये हालिब शाह कौन है? सनान ने अब असल धमाका किया था, जिस पर आयशा एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गई। बताओ इशू, ये हालिब शाह कौन है? सफ़ीन का फ़ोन उसके पास है, और वो खुद को सफ़ीन का शोहर बता रहे हैं। सनान ने सुलगते लहजे में पूछा था, जिस पर आयशा उस कमीने शख्स की हरकत पर दांत पीसती रह गई। भाई मैंने कहा ना, सफ़ीन का फ़ोन चोरी हो गया है। अब कोई अनजान शख्स आपसे कुछ भी बकवास करेगा और आप यकीन कर लेंगे। वो गड़बड़ाती बोली थी। सनान उसके लहजे की बुखलाहट को भाम गया था। देखो इशू, मुझसे कुछ मत छुपाना, क्योंकि पता तो मैं लगा ही लूँगा कि सच क्या है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि किसी बाहर वाले के बजाय मुझे तुम लोगों से पता चले। संजीदगी से बोला। आयशा उसके सर्द लहजे पर सुनसी बैठी रह गई। भाई प्लीज़, आप ऐसा वैसा कुछ ना सोचे, और अभी सफ़ीन की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो गैर ज़रूरी बातों से उसे टेंशन देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आयशा हत्तमिल मकदूर अपने लहजे को मजबूत करते हुए बोली। ओके इशू, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एनीवेज रखता हूँ, लाइबा की कॉल आ रही। वो अपनी बीवी का नाम लेता बोला। ओके, अल्लाह हाफिज़, भाभी को मेरा सलाम कहते, बाय। वह अलविदाई कलमात अदा करते बोली। ओके बाय बच्चे। सनान ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बीवी को कॉल बैक किया था। सनान, मैं सीढ़ियों से गिर गई, प्लीज़ आप आ जाए, मुझे बचाए। सनान प्लीज़ जल्दी आ जाए, बुरी तरह रोते हुए बोलती कॉल डिस्कनेक्ट कर गई थी। आंसू में डूबी अपनी जान से प्यारी बीवी की आवाज़ सुनकर और तड़प उठा था। लाइबा का 9वां महीना चल रहा था। इसी महीने वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऐसे में उसका सीढ़ियों से गिरना लाइबा के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता था। इस सोच ने उसे बुरी तरह दहला कर रख दिया। वो सब कुछ भुलाए अपना फ़ोन पॉकेट में रखता गाड़ी की चाबियाँ उठाकर भागता अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकल पड़ा था। सनान ज़ोहेब मुराद सफ़ीन का बड़ा भाई है, जिसे उस दिन हमने मॉल में सफ़ीन के साथ देखा था। खामोशी को चीरती हुई ये ठहरी हुई आवाज़ हालिब की थी, जिसे सुनकर वो तीनों शशतर रह गए। आज भी वो रोज़ की रूटीन के मुताबिक 8 बजे जिम में मौजूद थे, जहाँ 2 घंटे मुसलसल एक्सरसाइज करने के बाद वो ज़रा सा रिलैक्स होकर बेंचेस पर बैठने पानी वगैरह पी रहे थे, जब हालिब की आवाज़ ने उन तीनों को हैरत से साकित कर दिया था। तो ये तो क्या कह रहा है? हालिब वो लड़का सनम और सफ़ीन का भाई है, मगर उसके बारे में उस दिन मिस्टर और मिसेस मुराद ने कुछ नहीं बताया था। वो तो कह रहे थे कि उनकी 4 बेटियां हैं। अचानक ये बेटा कहाँ से टपक पड़ा?
फ़हीम की हैरान आवाज़ सुनकर सर झुकाए बैठा हालिब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कुछ दूर रखा सफ़ीन का फ़ोन अनलॉक करके फ़ोन की गैलरी मौजूद पिक्स खोली और फ़ोन लाकर फ़हीम के हाथ में पकड़ा दिया। पिक्स देखकर फ़हीम की आंखें हैरत से खुल गई थी। फ़हीम के बाद रकीम और आदि ने भी बारी बारी फ़ोन हाथ में लेकर पिक्स देखी थी। वो दोनों भी सनान के बारे में सुनकर और उसे पिक्स में देखकर हैरान रह गए थे। रकीम ने तुझसे कहा भी था हालिब के पहले सफ़ीन से इस बारे में बात कर ले, मगर तूने अपने गुस्से के आगे किसी की चलने नहीं दी। वो बेचारी कितना रोई थी तेरे सामने, मगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और तो और सफ़ीन को भी खुद से बजदन कर लिया। आदि कुछ संजीदगी से बोलता हुआ फ़ोन हालिब को थमा चुका था। रात मैंने सनान से बात की, हालिब ने बड़े पुरसुकून लहजे में बोलते हुए एक और बम फोड़ा था, जिस पर आदि और फ़हीम एक बार फिर उछल पड़े। ओह भाई, तू सारे धमाके एक साथ ही क्यों नहीं कर देता? दो मिनट बाद ये झटके क्यों दे रहा है? फ़हीम ने आंखें सुकेड़ कर हालिब को देखते हुए कहा। क्या बात हुई तेरी उससे? वो क्या नाम है? हाँ, सनान। आदि ने वापस बेंच पर बैठते कहा। वो सफ़ीन के नंबर पर कॉल कर रहा था। मैंने कॉल पिक करके उसे बता दिया मैं सफ़ीन का हस्बैंड हूँ। अपने हाथ में पकड़े स्ट्रॉ से घूट घूट करके जूस पीता हुआ इस बार भी वो सुकून से बोला था। उसकी बात सुनकर पानी पीते फ़हीम को जोर का फंदा लगा था। ना कर भाई, ना दे इतने शौक, कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, अभी हार्ट अटैक आ जाना है मुझे। फ़हीम ने हाथ में पकड़े सफ़र का कैप बंद करते हुए मुंह बनाकर कहा। ये तूने क्या किया हालिब? अभी तूने बड़े पापा से भी बात नहीं की, फिर क्यों अभी से सफ़ीन के भाई को सच बता दिया? आदि सचमुच हालिब की बात सुनकर परेशान हो गया। अलबत्ता रकीम शांत बैठा हुआ था। वो जान गया था कि इस बारे में हालिब को कुछ समझाना बेकार था। वो सिर्फ वही करने वाला था जो उसके दिमाग में चल रहा था। इस मामले को मैं मज़ीद लटकाना नहीं चाहता, सिचुएशन जो भी हो, मगर अब मैं सफ़ीन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। पहले ही मैं उसके साथ बहुत ज़्यादती कर चुका हूँ। अगर वहाँ किसी को भी इस बारे में पता चलता है तो चलने दो। आई ड्रीम केयर, बात खुलेगी, सबको पता चलेगा, तभी मैं अपनी गलती सुधार पाऊँगा और अपनी सफ़ीन को अपने पास ला पाऊँगा। हफ्ता भर बाद डैड वापस आ रहे हैं, उनके आते ही मैं इस बारे में उनसे बात करके कनाडा जाऊंगा और मिस्टर मुराद से बात करके सफ़ीन को रुखसत करवा कर अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। हालिब मुस्तहकिम लहजे में बोला था। इस सब में तू एक बात भूल रहा है हालिब, तूने वादा किया था कि बल्कि कसम उठाई थी कि तू सफ़ीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले हमें हमारी मोहब्बतों से मिलाएगा, और तू अगर ऐसा नहीं कर सका तो सफ़ीन को हमेशा के छोड़ देगा। अब इस कसम का क्या हुआ? तू तो सारी प्लानिंग किए बैठा है सफ़ीन को अपनी ज़िंदगी में लाने की। फिर हमारा क्या? हमारी मोहब्बतों का क्या? हमारी ज़िंदगियों का क्या? हमारी इस उम्मीद का क्या जो हम तुझसे जोड़े बैठे? रकीम ने हालिब की आंखों में आंखें डालकर बोलते हुए उसका इत्मीनान चुटकियों में ख़त्म कर दिया। हालिब ने गहरी सांस खींचते अपने बालों में हाथ डालकर ज़ोर से बालों को हाथों में भेजा। उसके पास रकीम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जज्बात में आकर उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। देख हालिब, कोई भी स्टेप लेने से पहले बड़े पापा से एक बात कर ले, और जब तक सारी बात क्लियर न हो जाए तू कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। और याद रहे, अपना मसला हल करने से पहले तुझे हमारा मामला भी सेट करवाना है। रकीम ने तिरछी नज़रों से हालिब को देखते हुए फिर से जताया, जिस पर वो पुरसोच अंदाज में इस्बात में सर हिलाते हुए खामोश हो गया। तेज़ी से भागते हुए घोड़े की लगामें थामे वो अपनी घुड़सवारी के जौहर दिखाता बाकी चारों से काफ़ी आगे निकल गया था, मगर जोश था कि कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा था। रूहान, हालिब, रकीम आदि तीनों उससे बहुत पीछे कहीं रह गए थे। ये लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर तकरीबन 2 से ढाई घंटे के ड्राइव पर एक गैर आबाद सा मज़ाफ़ाती इलाका था, जहाँ शहरियार आफंदी का बेहद खूबसूरत और बड़ा सा फार्म हाउस था। वो पांचों रूहान समेत अक्सर अपना वीकेंड गुजारने यहाँ आते थे। उन लोगों की फैमिलीज़ का आना यहाँ बहुत कम होता था। फार्म हाउस काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जहाँ फार्म हाउस के फ्रंट साइड पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था और बैक साइड एक मसनूई आबशार का साथ बड़ा सा तालाब बना हुआ था। यहाँ बड़े पैमाने पर फार्मिंग भी की जाती थी। मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के पेड़ थे, साथ टमाटर, हरी मिर्च, लीमू के अलावा दूसरी मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती थी। फार्मिंग के अलावा पोल्ट्री फार्म, मछलियों के लिए बड़ा सा पॉन्ड होने के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था, जिसमें आला नस्लों के घोड़े शहरियार साहब और रेहान शाह ने मुख्तलिफ ममालिक से चुन चुन कर मंगवाए थे। साथ ही उन सब के लिए अट्रैक्शन का बास फार्म हाउस के पिछली तरफ बना हुआ वो ग्राउंड था, जहाँ वो सब अपनी निशानेबाजी की मशकें करते थे। कानों पर हेडफोन्स लगाए, अपनी अपनी गन्स हाथ में लिए तड़ातड़ अपने टारगेट पर गोलियां बरसाना उनका पसंदीदा मुश्किल था। साथ ही कुछ दूर बना बॉक्सिंग रिंग भी उनके अट्रैक्शन का बास था, जो स्पेशली आदि के शौक की तकमील के लिए शहरियार साहब ने बनवाया था। आज सैटरडे का दिन था और वो पांचों सुबह 11 बजे ही फार्म हाउस पहुँच गए थे।
आते ही फ्रेश होकर नाश्ता करके वो अपने अपने घोड़ों पर सवार होते राइडिंग पर निकल गए, जहाँ फ़हीम उन चारों को पीछे छोड़ता बहुत आगे जंगल की तरफ निकल गया था। इस इलाके में आबादी न होने की वजह से फार्म हाउस से कुछ दूर ही एक छोटे से जंगल का इलाका शुरू हो जाता था। जंगल की उजाड़ ज़मीन काफ़ी छोटे रकबे पर फैली हुई थी, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ और खुदरू पौधे उगाए थे। कुछ घने और कुछ सूखे ठंडोमंद पेड़ भी यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिन पर परिंदे ने अपना बसेरा कर लिया था। कुल मिलाकर इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को आसानी से एक छोटा सा जंगल कहा जा सकता था। इस जंगल को पार करते ही शहर की तरफ जाने वाली रोड की शुरुआत हो जाती थी। फ़हीम अब उसी जंगल वाले इलाके में आकर रुक गया। वो चारों भी कुछ देर बाद ही उसके पास पहुंच गए थे। क्या ज़रूरत थी कमीने इतनी दूर तक आने की? अभी तो शुक्र है धूप निकली हुई है, अगर अंधेरा होने लगता तो पता है यहाँ तेरे चाचे तुझे अपना डिनर बना लेते। रकीम फ़हीम की पोनी खींचते बोला। ये इलाका काफ़ी सारे जंगली कुत्तों से भरा हुआ था। फ़हीम का सुर्ख व सफ़ेद चेहरा इस वक्त पसीने से तर हो रहा था। अभी वो उसे कोई बात जवाब देता ही कि एक तेज़ निस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर वो पांचों एक साथ पलटे थे। इतने वीरान और गैर आबाद इलाके में लड़की की आवाज़ कहाँ से आई थी? तभी उनकी नज़र सामने कुछ दूर जंगल के बीचों बीच उस लड़की पर पड़ी जो तेज़ी से उनकी तरफ भागती आ रही थी। सनम! रकीम की हैरत भरी आवाज़ पर उन चारों ने चौंक कर उसे फिर सामने से भाग कर आती उस लड़की को देखा। रकीम ने पहली नज़र में दूर से उसे पहचान लिया। आदि, हालिब और फ़हीम हैरत से आंखें फाड़ कर तेज़ी से पास आती सनम को देख रहे थे, जो फुल स्पीड में भागती उनकी तरफ आ रही थी। बचाओ! वो चिल्लाती उन सबसे कुछ दूर ज़मीन पर मुँह के बल गिरी। तभी उन पांचों की नज़र उसके पीछे भागकर आते दो कुत्तों पर पड़ी। आदि ने जल्दी से अपनी कमर से लगी गन निकालकर हवाई फायरिंग की थी। गोली की आवाज़ सुनकर कुत्ते वापस भाग गए थे। रकीम भागता हुआ उसके पास पहुंचा। वो चारों भी उसके पीछे पीछे भागे थे। सनम! उसने गिरी हुई सनम को बाजू से पकड़कर सीधा किया था, जब लम्हा भर के लिए रकीम की नज़र उसकी गर्दन से जरा नीचे उस तिल पर पड़ी और उसका दिल बेख्तियार होकर जोर से धड़का था। गले में पहनी सिल्वर चैन के नीचे उसकी दाएं कॉलर बोन पर चमकता वो नन्हा सा तिल पूरी आबोताब से चमकता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था कि रकीम का दिल बेसाख्ता किसी गुस्ताखी के लिए मचल गया, मगर बर वक्त खुद को संभाल कर वह अपनी नज़रें झुका चुका था। शुक्र था सनम ने उसकी चोरी नहीं पकड़ी थी। इधर गोली की आवाज़ सुनकर और अपने बाजू पर किसी के हाथ का लम्स महसूस होते ही सनम ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा था, जहाँ उसकी नज़र ब्राउन मर्दाना जूतों पर पड़ी। जूतों से ऊपर तक सफ़र करती उसकी निगाहें जैसे ही सामने वाले के चेहरे पर पड़ी, सनम का दिल तेज़ी से डूब कर उभरा। रकीम को इस तरह इस वीरान जगह देखकर सनम शशतर रह गई थी। उसकी आंखों में बेवक्त खौफ और हैरत उतर आई। इससे ज़रा सी दूर बैठा शख्स सचमुच रकीम शाह था। सनम ने अपनी आंखें झपक कर दोबारा से खोली, मगर सामने रकीम एक अटल हकीकत की तरह मौजूद था। ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था, जिसने एक लम्हे को उसे देखकर हमेशा की तरह अपनी नजरें झुका ली थी। वो उसके सामने पंजों के बल बैठा था। सनम के दिमाग में फिर से 15 दिन पहले का वो मंजर ताज़ा हो गया। कुत्तों से ज़्यादा और रकीम शाह को अपने सामने देखकर खौफजदा हो गई। या अल्लाह, ये शख्स यहाँ कहाँ से आ गया? प्लीज़ अल्लाह हेल्प मी। आयशा को जल्दी से यहाँ भेज दे। उसके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली थी। अपने दोनों हाथ ज़मीन पर जमा कर सनम उठना ही चाहती थी, मगर घुटने और कोहनियों से उठती टीसों पर कराहा कर रह गई। पथरीली ज़मीन पर गिरने से उसके घुटने और कोहनियाँ और हथेलियाँ बुरी तरह छिल गई थी। दर्द की शिद्दत से उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह निकले। रकीब ने जल्दी से अपना हाथ आगे करके उसे सहारा देना चाहा, मगर वो उसका हाथ नज़रअंदाज करके सर उठाकर अपने दाएं तरफ रकीम के पीछे खड़े आदि को देखने लगी थी। रूहान, फ़हीम और हालिब उसके बाएं तरफ खड़े थे, मगर उसने अभी तक उन तीनों पर एक नज़र तक नहीं डाली थी। मिस्टर आदिल, प्लीज़ गिव मी अ हैंड, वो कराती बोली थी। रकीम का चेहरा उसकी बात सुनकर यकलक तो फीका पड़ा। सनम ने ना सिर्फ पहले की तरह उसे नज़रअंदाज किया था, बल्कि सबके सामने वो उसकी पूरी तरह इंसल्ट भी कर गई थी। रकीम तैश में उठकर दूर जा खड़ा हुआ था। या श्योर, वाई नॉट, उठे प्लीज़। आदि ने आगे आते हुए हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देते हुए उठाया था। आदि का हाथ थामे झटके से उठ खड़ी हुई। रूहान की नज़र जैसे ही सामने मौजूद उस बारबी डॉल पर पड़ी तो वापस पलटना भूल गई। वो लड़की थी या हुस्न की मलिका? नहीं, कोई हूर जो भटक कर दूर कहीं आसमानों से ज़मीन पर उतर आई थी। इतनी सहरज़दा, इतनी मुकम्मल, ऐसा मासूम हुस्न उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा था। उस साकित आंखों से इस परी पैकर को देख रहा था, जबकि हालिब और फ़हीम की नज़रें भी सामने खड़ी सनम पर थी। उसे देखते हालिब को शिद्दत से दुश्मनी जान याद आई थी। रकीब ने सुर्ख आंखों से एक मुकम्मल भरपूर नज़र उस बेपरवाह कातिल के सनापे पर डाली, फिर अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया। उस एक नज़र में भी उसने तफसील से सनम का जायज़ा ले लिया था। बेबी पिंक शॉर्ट कुर्ता और वाइट कलर की जीन्स की कैपरी पर, गले में वाइट
स्कार्फ डाले वो अपने लंबे सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी टेल बांधे हुई थी, जो अब ढीली होकर नीचे हो गई थी। बाल भी मुंतशर होकर बिखर गए थे। कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स थे, जबकि गले में बारीक सी सिल्वर चेन में पड़ा नन्हा सा डायमंड दूर से भी जगमगा रहा था। पैरों में वाइट कैनवस पहने थे। इस उलझे बिखरे हुलिये में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रकीम की चोर निगाहें बार बार उसके मासूम चेहरे का तवाफ करने उठ रही थी। आर यू ओके सनम? फ़हीम ने उसकी घुटने से फटी जींस की कैपरी देखकर पूछा। इतनी ज़ोर से गिरकर कोई ठीक रह सकता है क्या? वो अपने आंसू पोंछते हुए तड़क कर बोली। आदि, फ़हीम और रूहान ने लब भेज कर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि रकीम उसकी कातिल अदा पर अपना गुस्सा भुलाए जैसे कुर्बान ही हो गया। हालिब की बेचैन नज़रें उसके पीछे की तरफ देखती हुई बार बार अपनी ज़िंदगी को ढूंढ रही थी। ओह सॉरी, बट आप यहाँ पर यूँ अचानक कैसे? आई मीन कनाडा से कब आई आप? उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए फ़हीम ने आगे आते हुए पूछा था। हम परसों रात को ही आए थे यहाँ। 3 दिन बाद हमारी कज़िन की शादी है। मैं और आयशा सुबह घूमने निकले थे। उसे कुछ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोज़ लेनी थी, इसलिए वो यहाँ आ गई और पिक्स लेती हुई पता नहीं कहाँ निकल गई और ये डॉग मेरे पीछे पड़ गए। वो अपने दोनों हाथों से मिट्टी झाड़ती हुई अपना रुख मोड़ कर बोली। उसकी टॉप की दोनों स्लीव्स कोनियों से फट गई थी और कोनियों से निकलता खून स्लीव्स पर ही लग गया था। रियली? आयशा भी आई है? फ़हीम आयशा के बारे में सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। यानी 15 दिन बाद वो अपनी शेरनी को दोबारा से देख सकेगा। वाह! आखिरी मुलाकात याद आती उसने अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाया था। थप्पड़ की याद फिर से ताज़ा हो गई थी। और कौन कौन आया है आपके साथ सनम? क्या सफ़ीन भी आई है? हालिब ने बेकरारी से पूछा था। वो तीनों तो खैर सब जानते थे, मगर रूहान इन सब के रवैये पर कब से हैरान हो रहा था। पहले रकीम की हरकतें, फिर फ़हीम का चहकना, अब हालिब का बेकरार लहजा। हालिबा किसी लड़की के लिए इतना बेचैन? स्ट्रेंज। वो तो खासा कूल और मकरूर किस्म का बंदा था, लड़कियों से 10 मीटर की दूरी मेंटेन करने वाला। फिर वो आज किसी सफ़ीन के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा था? रूहान हैरत से सोचने लगा था। हालिब की आवाज़ पर सनम ने पलटकर उनकी तरफ देखा और हालिब के पास खड़े रूहान पर नज़र पड़ते ही उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो हैरत से कभी अपने दाएं तरफ खड़े रकीम को देख रही थी, कभी अपने बाएं तरफ खड़े रूहान को। रकीम उसकी हैरान सूरत देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जी हाँ, आपके और सफ़ीन की तरह डबल रोल है यहाँ भी। ये मेरा जुड़वा भाई है रूहान, और रूहान ये सनम है। हम इनसे कनाडा में मिले थे। ये और उनकी बहन सफ़ीन हमारी तरह ट्विंस है। रकीम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। हेलो, नाइस टू मीट यू सनम। रूहान ने मुस्कुराकर उस दिलकशी के पैकर को देखते हुए कहा। सेम हेयर। वो भी मुरव्वतन मुस्कुराई थी। क्या महरूसा भी आई है आपके साथ? अब की बार आदि ने भी बेचैनी से सनम से सवाल किया था। नहीं, वो नहीं आई, सफ़ीन की वजह से। सफ़ीन की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो उसके पास रुक गई। हम लोग रूहा और उस्मान के साथ आए हैं। पीछे कंधों पर लटकता हुआ बैग उतारते हुए बोली और बैग में पड़ा अपना खूबसूरत पिच कलर का सेल निकाल कर देखने लगी। सफ़ीन की और महरूसा की गैर मौजूदगी का सुनकर हालिब और आदि खासे मायूस हो गए थे। यानी सफ़ीन की तबीयत अब भी ख़राब थी। हालिब ने करब से सोचा। अचानक इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। ओह, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आयशा को कॉल कैसे करूँ? वो परेशान सी सूरत ली आदि को देखती हुई बोली। एक बार फिर उसने रकीम को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि रूहान उसके मासूम खूबसूरत चेहरे को देखकर उससे नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। डोंट वरी सनम, हम लोग देखते आगे चलकर आयशा यहीं कहीं होंगी। रकीम उसकी परेशान सूरत देखकर खुद ही बोला। इस लड़की के सामने अपनी अना का परचम बुलंद रख ही नहीं सकता था। अब भी रूहान से शक्ल बनाए वो उस तरह उनके सामने खड़ी थी कि उसे देखकर लग रहा था अभी खड़े खड़े रोने लगेगी। सनम, दूर से आती मुतरन्नम आवाज़ पर उन सब ने पलटकर पीछे देखा, जहाँ येलो कलर के पेट तक आते टॉप पर घुटनों से ऊंची पिंक कलर के टाइट शॉर्ट्स में उसकी सुर्ख सफ़ेद से डोल टांगे चमक रही थी। पिंक कैनवस और गले में कैनन का कैमरा लटकाए सामने खड़ी लड़की आयशा मुराद थी। सर पर धूप से बचने के लिए पिंक कलर का पिकैप पहने बालों को पोनी में जकड़ रखा था। हालांकि दिसंबर के आखिरी दिन थे, मगर ठंडे मुल्क से आने वाली आयशा के लिए ये सर्दी कुछ भी नहीं थी। जब काफ़ी देर उसे नींद नहीं आई तो वो बेड से उतरकर लाइट्स ऑन करने के इरादे से उठ खड़ी हुई, मगर सामने खुली खिड़की से आती ठंडी हवाओं को महसूस करके वो बिना लाइट ऑन के खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। दिसंबर का महीना एंड पर था। रात के इस वक्त हवाओं में ठंडी रची हुई थी। वो खिड़की के दोनों पट खोले अपनी आंखें बंद किए ठंडी हवाओं को अपनी सांसों में उतार रही थी, जब उसे अपने लंबे खुले बालों में किसी की बोझल सांसों की सरसराहट महसूस हुई थी। साथ ही किसी ने उसके गिर्द सख्ती से बाहों का हिसार खींचा था। माय डॉल, सर्द ठहरी हुई ये आवाज़, ये बोझल सांसें, अपने गिर्द बंधा हुआ ये सख्त हिसार लम्हों में उसे खौफ से मुंजमद कर गया। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें डर से साकित हो गई। चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया। वो बोलना चाहती थी, मगर डर की वजह से आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई थी।
आई एम बैक माई डॉल। वही सरसराती सर्द आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो कांपते हाथों से अपने गिर्द बंधा उसके मजबूत हाथों का हिसार तोड़ती तेजी से पलटी थी जहां उससे कुछ दूर खड़ा, दोनों हाथ सीने पर बांधे, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और यही उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उसे देखते ही चीखती हुई बेहोश हो गई।